और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में एक कार और बस के बीच तसादम होने के सबब 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बैसूरू के पास तरर सिंहपुरा के पास पेश आया है। इनोवा कार में सवार लोगों में से एक शख्स बाल बाल बच गया। बताया गया कि इस हादसे में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे में ट्वीट करते हुए इजहार अफसोस किया है। वहीं कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और हलाक होने वालों के अहल खाना को माली मदद फराहम करने का ऐलान किया है। सीएम के दफ्तर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मरने वालों के वाकिन को वज़ीर आला रिलीफ फंड 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुतल्लिका हुक्काम को जख्मियों का मुनासिब इलाज यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। इतवार की रात दिल्ली के शहबाज डेयरी इलाके में एक नौजवान ने अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कत्ल के मुलजिम साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद हालात जो भी है उस पर पुलिस ने गहरी नजर बनाई हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। साक्षी नामी लड़की का चाकू घोंपकर कत्ल। साहिल नामी नौजवान ने किया कत्ल। कत्ल की वारदात सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर से साहिल को किया गया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के शहर शहबाज डेयरी के इलाके में साक्षी नामी नाबालिग लड़की का चाकू से हमला करके बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। साहिल नामी नौजवान पर लड़की के कत्ल का इल्जाम है। कत्ल की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और ये दर्दनाक वाकया बीचों बीच सड़क पर पेश आया, जहां मुलजिम ने लड़की के बेहोश होने के बाद उसके सिर पर भारी पत्थर से भी हमला किया। लड़की पर तकरीबन 45 हमले किए गए। सबसे हैरानी की बात, सबसे अफसोसनाक बात ये रही कि साहिल जब गली में नाबालिग लड़की पर चाकू से पैदर पे हमले कर रहा था तो वहां खड़े तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बने देखते रहे। कई लोग मामूल के मुताबिक आते जाते नजर आए, लेकिन किसी ने भी साहिल को रोकने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। कई लोग वहां से बचकर निकलते दिखाई दिए और एक मासूम जान चली गई। जिस जगह पर 16 साल की लड़की के साथ में हैवानियत भरा एक वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से आरोपी साहिल ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त में उस क्राइम लोकेशन को मैं दिखाना चाहूंगा। यह है वो क्राइम लोकेशन। इसी जगह पर उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये देखिए प्लस का जो मार्क लगाया गया है वो स्थान को पहचानने के लिए, और इसके साथ ही इस जगह पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो ब्लड के जो सैंपल्स हैं, ब्लड के सैंपल्स जो हैं बकायदा वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं और मार्क भी वहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ ब्लड के सैंपल्स हैं। इसके साथ ही जिस तरह से इस पूरे लोकेशन की अगर बात करें तो इस लोकेशन को दिखाया जा सकता है और ठीक ही यहाँ पे सामने में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको भी देखा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही आरोपी की पहचान हुई और जिसके बाद आरोपी को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं इसके माध्यम से ही आरोपी को पहचाना गया और उसकी शिनाख्त हुई थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में जो जो लोग इस सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे थे, जो भी चश्मदीद हैं, उनसे भी इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इस वाकये की जानकारी जब पुलिस को मिली तो फौरन जाए हादसे पर पहुंची। पुलिस ने एक टीम तश्कील दी और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बिलाखिर दिल्ली पुलिस ने मुलजिम साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया।
देर रात को हमें इन्फॉर्मेशन लगी थी कि एक माइनर लड़की है जिसको स्टैबिंग एंड उसको पत्थर से मार दिया गया है। तो उसके बाद हमारा स्टाफ पहुंचा था मौके के ऊपर, केस FIR रजिस्टर की थी और मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और उसको ट्रेस कर रहे थे हम और उसके लिए हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो एक्यूज़ड है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बुलंदशहर से हमारी टीम है उसको अरेस्ट करके दिल्ली के लिए आ रही है। इस बेहद घिनौने कत्ल के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि साक्षी और साहिल पहले से एक दूसरे को जानते थे। गुज़िश्ता रोज दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद मुश्तइल साहिल ने साक्षी को मारने का मंसूबा बना लिया। इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि साहिल अपने साथ चाकू लेकर गया था और उसने हमला करते हुए साक्षी को बचने का कोई मौका नहीं दिया। ये आरोपी और मृतक जो लड़के हैं क्या आपस में जानकार हैं? पहले से इन दोनों एक दूसरे को जानते थे? हाँ, ये जानकार थे, इनकी पहले से दोस्ती थी आपस में। साक्षी के कत्ल के बाद उनकी वालिदा का रो रो कर बुरा हाल है। साक्षी के वालिद पेशे से मजदूरी करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के कातिल को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की। उसकी बहुत बुरी हालत थी मैम। उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतरी पतली बाहर थी और पत्थर सर के 4 टुकड़े हो गए थे मैम। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना ले। ये कि उसकी जान का बदला जान जाना चाहिए, नहीं तो फिर छूटेगा। आज मेरे साथ किया, कल किसी साथ और घटना घटेगा। ठीक करे। कल आज मेरे को मारत, कल उसका और उससे बढ़ गया कि मुझे इसको सरकार क्या होगा, थाने में बंद दूंगा, फिर छूट के आऊंगा, फिर किसी साथ कांड कर देगा। इस नाते मुझे इंसाफ चाहिए। उधर दिल्ली खवातीन कमीशन ने भी इस मामले का सख्त नोट लिया है। दिल्ली खवातीन कमीशन की सरबरा स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली खवातीन और लड़कियों के लिए बेहद गैर महफूज हो गई है। स्वाति मालीवाल के मुताबिक पुलिस अगर संजीदगी से अपने फराइज अंजाम दे तो ऐसे वाकयात वक़्फ़-पज़ीर नहीं होंगे। इस देश की पुलिस व्यवस्था सुधर जाए उस दिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी लड़की या महिला के खिलाफ कुछ भी कर जाए। आज जो हो रहा है वो पूरा तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर दिल्ली में दर्शाता है और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए। पहले अंजलि हुई, उसके बीच में और तब से लेकर अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ किस किस तरीके के क्राइम्स हुए हैं। जब तक सरकार इसके ऊपर जागेगी नहीं तब तक बच्चियां इसी तरीके से मरती रहेंगी। कहा जा सकता है कि इस मामले पर जो विस्तार से अब पूछताछ होगी, जब आरोपी को साहिल को दिल्ली लाया जाएगा और लाने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी, तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी भी दी जाएगी कि किस तरह से आरोपी साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब सुनते हैं आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी रवि कुमार सिंह को, जिन्होंने बताया कि कैसे और क्यों हुआ शाहबाद डेयरी इलाके में साक्षी का कत्ल। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने की डीसीपी से खास बातचीत। शाहबाद इलाके में जिस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मामला क्या था, किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इस मामले को समझते हैं। डीसीपी रवि कुमार सिंह हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से ये मामला सामने आया उसके बाद किस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में? ये कल करीब 9:30 बजे हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह की एक वारदात शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन इलाके में हो गई है। तो जब वहाँ पहुँचे हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया सामने कि साहिल नाम के युवक ने एक लड़की का जो है मर्डर कर दिया है और फिर उसकी जांच हमने शुरू की। साहिल मौके को छोड़ के फरार हो गया था, तो इसमें इन्वेस्टिगेट करते हुए इसको आज हम लोगों ने बुलंदशहर से अरेस्ट किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है।
आरोपी का नाम जो है साहिल है, लेकिन कई जो ऐसे इनपुट्स निकल रहे हैं, जैसे आरोपी के हाथ में कलावा बनना, हालांकि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हिंदू धर्म में कलावा बनता है, तो क्या इस मामले पे भी कुछ आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी काफ़ी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग सभी एंगल्स पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई भी एंगल रूल आउट नहीं कर रहे हैं, और कोशिश ये रहेगी कि साइंटिफिक एविडेंस सारे हम लोग कलेक्ट करें और उसके बेसिस पे मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाएं। बट जैसा मैंने कहा कि अभी काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन। जब इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी यहाँ से फरार हो जाता है, तो किस तरह से आप लोगों ने कई टीम का गठन करके उत्तर प्रदेश सहित अन्य लोकेशन पर भेजे, इस मामले में आपका क्या? देखिए, काफ़ी इसमें जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हम लोगों ने, तो बेस्ड ऑन सीसीटीवी और अदर इनपुट्स हम लोगों ने टीम बनाई इसमें, तो अलग अलग जगहों पे भेजी गई जहाँ पे ये जा सकता था। तो उसमें से एक जगह जहाँ इसके रिलेटिव रहते थे, यूपी बुलंदशहर, वहाँ भेजा गया और वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई। आपको लगता है कि सर वाकई में बहुत चुनौती भरा काम था ये ऑपरेशन पूरा? देखिए, हर ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण ही होता है, तो किसी को हम लोग सीरियसली या लाइटली ले नहीं सकते, तो पूरा एफर्ट इसमें शुरू से वर्ड गो से लगाया गया था। सर देखिए, इस मामले में कई और भी लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस मामले में कुछ और भी आरोपियों की भूमिका निकल के सामने आ सकती है? हाँ, जैसा मैंने कहा कि अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। सभी एंगल्स पे, सभी जो वर्जन्स हैं उन पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। थोड़े टाइम में, 1-2 दिन में जब इन्वेस्टिगेशन मैच्योर होती है, तब हम लोग थोड़ा इसमें क्लैरिटी आएगी और बता पाएंगे। एक सवाल आ रहा है सर, एक शुरुआती इनपुट से, हालांकि पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट आ रही है कि 16 बार तकरीबन उसे गोदा गया है, उसके बाद और भी पत्थर से वार किया गया, तो टोटल तकरीबन 35-37 के लगभग में निशान बॉडी पर दिख रहे हैं। तो क्या अभी तक इस मामले पर आपकी रिपोर्ट? देखिए, अभी पोस्टमार्टम की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है अभी हमें मिली नहीं है, तो मैं कुछ भी इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, काफ़ी निशान थे बॉडी पे और काफ़ी जघन्य तरीके से मर्डर किया गया था। निश्चित तौर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बुलंदशहर से उसे दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली लाने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया और इस मामले में किन किन और भी आरोपियों की भूमिका रही है या नहीं है। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक मीटिंग में खड़गे ने क्या कहा है। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की रियासती इकाई के सीनियर लीडरों के साथ इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग की। इस मीटिंग में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल ने भी शिरकत की। इसके अलावा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और दीगर कई सीनियर लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारा अंदाजा यह है कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें हासिल करने जा रहे हैं। कर्नाटक में जो किया गया वही दोहराएंगे। ताहम राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वजीर आला के चेहरे को लेकर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जब मीडिया ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीएम चेहरा होंगे, तो राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ, सर राहुल गांधी 150 का दावा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी के पास इनपुट है, उनके पास इसकी जानकारी है, वो किसी आधार पर बोल रहे हैं। कर्नाटक रिपीट होगा सर? कर्नाटक से बढ़िया रिपीट होगा। बीजेपी की सर वो लोग लगातार जितने बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में वो दावा कर रहे हैं कि वहां पे बैठ के कर रहे हैं। राहुल जी ने किसी आधार पर किया है, कुछ इनपुट्स पर किया है, कुछ जानकारी से किया है। सर जो बीजेपी के लोग वहाँ पे दावा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसका असर होगा सर? सर कुछ असर होगा? कुछ नहीं होगा। तो कमलनाथ साहब दावा कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने दावा किया है उनके पास इनपुट हैं और कर्नाटक से बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतेगी। भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले उसका असर नहीं होगा।
और राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में 150 सीटें या उससे ज्यादा सीटें जीतने के बयान पर सीएम शिवराज चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मन बहलाने के लिए राहुल गांधी का यह ख्याल अच्छा है। शिवराज चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी ख्याली पुलाव पका रहे हैं। वहीं सीएम ने एमपी में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का बीजेपी की तरफ से दावा कर दिया। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मणिपुर के इम्फाल का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह ने दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरे के दौरान मरकजी वजीर मणिपुर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। In Imphal city, where the preparations are underway ahead of the visit of Union Home Minister Amit Shah to Manipur from 29 May to 1st June, security personnel are being deployed in anticipation of the Home Minister arrival in Imphal this evening. During his visit, the Home Minister will conduct several rounds of security meetings to assess the situations and plan further steps towards restoring normalcy. This is Anten Biswajit from Imphal. दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुजाहरा करने वाले पहलवानों के खिलाफ इतवार को की गई सख्त कार्रवाई का दिफा किया है। दिल्ली के डीसीपी सुमन नलवा ने कहा है कि 23 मई को जब पहलवानों ने कैंडल मार्च का मुतालबा किया तो हमने उनसे बात की और उन्हें बताया कि यह हाई सिक्योरिटी जोन है और यहां मुजाहरे की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके बावजूद वो अड़े रहे। काबिल जिक्र है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मुल्क की चोटी के पहलवानों ने गुज़िश्ता रोज नई पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च की कोशिश की थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम बना दिया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में भी लिया था। इस दौरान पहलवानों ने दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट का इल्जाम लगाया था। 38 दिनों से एहतजाज कर रहे पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण पर एक नाबालिग समेत कई ख्वातीन पहलवानों के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया है। पुलिस इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, वहां बैठे हैं जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं। इनके वहां जेनसेट्स हैं, टेंटेज था, पानी की सुविधा थी और ये रेसलर्स लगातार वहां बैठे भी नहीं हुए थे। ये लोग आते थे जाते थे और इनके कुछ शुभचिंतक कह लो या एसोसिएट्स कह लो वो बैठे होते थे। तो ये सब चल रहा था। हम भी इनको फैसिलिटेट्स जो भी ये कह रहे थे वो फैसिलिटीज दे रहे थे। लेकिन 23 मई को जब इन्होंने कैंडल मार्च का आह्वान किया तब भी हमने इनके साथ काफी बातचीत की और इनको कहा कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी या कोई भी एजेंसी सिक्योरिटी को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इन रूट्स के ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। 38 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और डिस्पाइट दैट हम उनको सब फैसिलिटीज दे रहे हैं। लेकिन जब कल का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था, हमारी नई पार्लियामेंट थी, हमारे टाइमिंग और दिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और हमने काफी शांतिपूर्ण तरीके से उनको डिटेन किया है। वुमेन पुलिस ने किया है वुमेन रेसलर्स को, और सूर्यास्त से पहले इनको रिलीज भी किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान को दोबारा इलेक्शन जीतने पर ट्वीट के जरिए मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि इन्हें यकीन है कि दो तरफा ताल्लुक और आलमी मसाइल पर ताउन में इजाफा होता रहेगा। ख्याल रहे कि तुर्की के सदर की हैसियत से रजब तैयब अर्दगान की यह तारीखी कामयाबी है। अर्दगान लगातार तीसरी मरतबा तुर्की के सदर मुंतखब हुए हैं। रजब तैयब अर्दगान ने अपने हरीफ उम्मीदवार कमाल कलिच को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने कामयाबी के साथ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज से GSLV F12 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ खला में छोड़ा है। इस सैटेलाइट को आज सुबह 10:42 पर फजा में छोड़ा गया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मशीन का वजन तकरीबन 2232 किलोग्राम है। 110 सेकंड का होगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज में बीजेपी इक़्तिदार के 9 साल मुकम्मल होने पर भोपाल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल के उन्वान से भोपाल में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला शिवराज सिंह ने MP बीजेपी सदर VD शर्मा समेत बीजेपी के आला ओहदेदारान और शिवराज सिंह काबीना के वजीरों ने शिरकत की। प्रोग्राम में नुमाइश के जरिए मरकजी हुकूमत के जहां कामयाब 9 साल को पेश किया गया, वहीं PM मोदी की बेहतरीन क़यादत को भी पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की हिमाजहत तरक्की को बेमिसाल करार दिया। कानपुर में सैफ कत्ल केस का पुलिस ने 72 घंटे में इंकशाफ कर दिया है। कत्ल के मुजरिम सलमान उर्फ काना और आतिफ इलाही को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली देसी साख्ता पिस्तौल भी बरामद कर दी है। पुलिस कातिलों के दीगर साथियों की तलाश कर रही है। वाकये का इंकशाफ करते हुए DCP रविंद्र कुमार ने कहा कि दोनों के दरमियान पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। सलमान कत्ल के वाकये से मुतालिक उन्होंने कहा कि इस कत्ल में उनके अलावा और लोग भी मुलविस हैं। दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। 26/5/2023 को थाना मुलगंज पे जो घटना हुई थी, उस घटना में हमने 307, 147, 47, 49, 504, 506 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया था और इलाज के दौरान जिनको गोली लगी थी उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद में हमने इसमें धारा 302 को तरमीम किया है। इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी। टीम के द्वारा अथक प्रयास के बाद में इसमें 2 उसके जो मुख्य आरोपी हैं सलमान खान और आतिफ, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त मंचे थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। इसमें अन्य जो नामजद हैं और CCTV फुटेज जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें जो बाकी लोग हैं उनको पुलिस के द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं। जो बाकी लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही है। और एक और अहम खबर, हज 2023 के लिए रियासत भोपाल से मुक़द्दस सफर पर जाने वाले आज़मीन हज के पैसे को मरकजी हज कमेटी ने वापस करने का फैसला कर लिया है। रवा साल आज़मीन हज को खदशा था कि रबात का अलॉटमेंट होने के बाद भी शायद इन्हें अब मरकजी हज कमेटी के जरिए रिहाइश की रकम वापस न की जाएगी। न्यूज़ 18 चैनल पर खबर नशर किए जाने के बाद मरकजी हज कमेटी ने मामले को संजीदगी से लेते हुए रियासत भोपाल के आज़मीन हज को जिन्हें रबात अलॉट की गई है, इन्हें इजाफी रकम वापस करने का फैसला किया है। ख्याल रहे कि नवाबी ने भोपाल के जरिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रबात तामीर की गई थी, जिसमें आज़मीन हज के मुफ्त क़याम का इंतजाम शाही औकाफ के जरिए किया जाता है। जो फैसला हुआ है, हज कमेटी बम्बई के फॉर्म्स वगैरह जो हैं ये पहले जमा हो जाते हैं। उसमें उन्होंने पहले भी लिख के दिया था कि जिन हजरात की रुबातें होंगी उनके पैसे बाद में वापस किए जाएंगे। फिर रुबात में जिन लोगों की इजाज़त मिल गई है उन लोगों के लिए अभी फिर दोबारा हज कमेटी बम्बई से इत्तला आई है कि जो ऐसे हाजी साहिबान हैं जिनकी रुबात की परमिशन जिनको मिल चुकी है, उन हजरात के पैसे जो हैं वो हज कमेटी बम्बई जल्दी ही वापस करेगी। और खैबर पख्तूनवा के सरकारी स्कूलों में तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से असातिज़ा ने पढ़ाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से दोपहर के शिफ्ट के तहत मुनक़िद होने वाले क्लासेस मुअत्तल किए जा सकते हैं। सूबाई महकमा तालीम में तालीम के फ़रोग़ और ड्रॉप आउट तनासुब को कम करने के लिए सितंबर 2021 में दोपहर के शिफ्ट में क्लासेस शुरू किए थे। सेकेंड शिफ्ट प्रोग्राम में 60% से ज्यादा अंदराज वाले स्कूलों को शामिल किया गया था। इस वक्त सेकेंड शिफ्ट की क्लासों में 80,000 से 1 लाख तक बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि दोपहर के शिफ्ट प्रोग्राम में खिदमात अंजाम देने वाले 8,000 असातिज़ा 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। और इसी के साथ देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।